हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज का डे 15। ठीक है, कल मैंने गलती से 13 लिख दिया था ना 14 की जगह, लेकिन आज गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर भी मैंने एडिट करके ऊपर बता दिया था आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला सेट है ये तो छोड़ो हटाओ। ठीक है, वर्ष 2006 से 2011 तक दी गई कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, यानी कि जो हमें लाइन ग्राफ में जो दर्शा रखा है वो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज है। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, समझ गए। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज जो कि एक्स और वाई है फ्रॉम ईयर 2006 टू ईयर 2011। ठीक है, समझ गए। एक बार हम लाइन ग्राफ देख लेते हैं। देखो ये रहा प्रॉफिट परसेंटेज प्रेजेंट, यहाँ पे जो प्रेजेंट करा है प्रॉफिट परसेंटेज दर्शा रखा है। ठीक है, 2006, 7, 8, 9, 10, 11 का डेटा दे रखा है। दो कंपनियां हैं, कंपनी एक्स, कंपनी वाई। ब्लू कलर से जो डेटा दर्शा रखा है वो कंपनी एक्स का है, और ग्रीन कलर से जो दर्शा रखा है वो कंपनी वाई है ना। ब्लू कलर से प्रेजेंट जो डेटा है वो कंपनी एक्स का है, और ग्रीन कलर से जो प्रेजेंट है डेटा वो कंपनी वाई का है। समझ गए आप लोग। तो मैंने टेबल यहाँ बना रखी है, ईयर्स 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कंपनी एक्स का डेटा यहाँ लिखेंगे, कंपनी वाई का डेटा यहाँ लिखेंगे। समझ गए। परसेंटेज में वैल्यू है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये देखो 30 से 35 जा रहा है, यानी कि 5 का गैप है, और यहाँ लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, यानी कि एक लाइन 1% को दर्शा रही है। समझ गए, इतनी सी बात। तुरंत देखना, लाइन ग्राफ को देखकर ही समझ जाना आप लोगों को कि डेटा कहना क्या जा रहा है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि काफ़ी सेट हमने करा दिए हैं, और आज लास्ट क्लास है, कल हम स्टार्ट करेंगे बार ग्राफ डी आई। ठीक है ना। चलिए तो एक्स के परसेंटेज लिख लेते हैं हम लोग, 2006 का 7, 8, 9, 10, 11 पूरा लाइन तक। ठीक है, शुरू से एंड तक। 6 में कितना परसेंट है, 40%। 7 में कितना है, 45%। 8 में कितना है, 55%। ठीक है, और 9 में कितना है हमारा, 50%। 10 में कितना है हमारा, 65%। और 11 में कितना है हमारा, 55%। ठीक है, ऐसे तुरंत देखना, तुरंत पढ़ना, तुरंत देखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे देख रहे हो फिर इसको चेक कर रहे हो फिर इसको चेक कर रहे हो। नज़र इतनी तेज हो जानी कि आप इसके साथ में ये तुरंत मैच कर सको, इसके साथ में तुरंत ये मैच कर सको। समझ रहे हो ना, इतना तेज आप लोग, मतलब अब ये आपके ऊपर स्पीड है ना ये तो। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना स्पीड से टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पे आप वो जंप करते हैं। ठीक है ना। बाई का डेटा लिख लेते हैं। 6 में 45, 7 में 45, 8 में, अच्छा अरे सॉरी यार, 7 का डेटा ये रहा, 35। मैं ब्लू वाला देख लिया। ठीक है, 6 में 45, 7 में 35, और 8 में 50। अब दो डेटा एक साथ भी लिख सकते हो, यानी कि एक डाटा देख रहे हो। क्या करा आपने, 9 का देख लिया, 60, 10 का देख लिया, 50, 60, 50। अब ज़्यादा मत देखना एक साथ में, पता चले 3 डाटा एक साथ देख रहे हो तो ऊपर नीचे की गड़बड़ हो गई, एक गलती हो गई, समझो पूरा टेबल बेकार हो जाएगा। ठीक है, 11, 55% हमारा। ठीक है ना, तो टेबल हमने बना ली है, समझ में आया, पूरा ग्राफ समझ में आया क्या है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ग्राफ से फैमिलियर हो जाओ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको इस बैच के, समझो हम बैच ही चला रहे हैं डीआई का ये, इस मैंने डीआई बैच के शुरू में ही कहा था कि मैं बेसिक से एंड तक लेके जाऊँगा, और आपको हर ऐसे सेट करने की कोशिश करूँगा जो जिससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव और क्वेश्चन के जो टाइप पूछे जाते हैं ना उससे आप फैमिलियर हो जाओ। ठीक है ना, कल से हम बार ग्राफ स्टार्ट करेंगे, वो भी बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम लोग। मतलब सॉरी, हम जो शुरू में मैं टाइप करा रहा हूँ ना, जितने टाइप करा रहा हूँ, तो मैं 25 से 30 क्लासेस या फिर 30 से 35 क्लासेस मतलब प्री लेवल लेके चलूँगा। उसके बाद पूरी 30 से 35 जो क्लासेस होंगी वो पूरी एडवांस लेवल होंगी, और उस एडवांस लेवल में हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, यानी वो मेंस लेवल होगा, समझिए आप लोग। चलिए तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। द इनकम ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 2010 वर इन द रेशियो ऑफ 3:4 respectively. What was the respective ratio of their expenditure in 2010? ठीक है, यानी 2010 की बात हो रही है। इसमें पूछ क्या रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 2010 में कंपनी एक्स और वाई की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में है, एंड 2010 में उनके व्यय यानी खर्च का क्रमशः अनुपात क्या था। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब किसी प्रॉफिट एंड लॉस में जब कंपनी की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब एक्सपेंडिचर होता है वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में हम खर्च करते हैं और कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ को बनाने में
मतलब खर्च करते हैं तो बराबर होता है। और जब इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी बेच कर हमें पैसा आता है और इनकम का भी हमें पैसा आता है। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। शायद मैं टेबल ग्राफ में समझा चुका हूँ, ठीक है। उसमें जो रेशियो वाला क्वेश्चन, सॉरी क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो आया था अच्छे लेवल का, उसमें मैंने वो सब बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें एक फार्मूला यूज होगा, ये हम जानते हैं अच्छे से। बस यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू की जगह मैंने परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट बटे 100 लिख दिया। यही तो परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू यही तो होती है। अरे यार देखो, मान लो 55% है इसकी, सॉरी सॉरी सॉरी, मान लो 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, ठीक है। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 20/100। यही तो लिखा है मैंने, यही तो लिखा है तो 20/100। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, ये लिखा है। ये रहा 100, ये 20% हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो 20 ऊपर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी 1/5 होती है, तो जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 1/5 लिखेंगे यहाँ पे। पर इस क्वेश्चन में यूज़ किया होगा प्रॉफिट परसेंट बटे 100। इस तरीके, इस क्वेश्चन में इस तरीके से यूज होगा तो हम इसको यहाँ इस तरीके से यूज़ करेंगे इस फार्मूले को, ठीक है। और जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत होती है तो उस दूसरे क्वेश्चन में उस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ का याद जो ये मतलब कहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन को यूज़ करना है, फार्मूला एक है लेकिन किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको तब आएगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कर लोगे। जो पर्टिकुलर पूरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस आप अच्छे से कर लोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप बस मैंने कहा था ना DI में मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक एक चीज़ बेसिक से बताता चला आ रहा हूँ, ठीक है। जब किसी फार्मूला यूज हो रहा है तो उसको मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, समझ गए आप लोग। लेकिन अब तक इतना समझ गए होंगे आप लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना रेशियो और परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज तो बेसिक यूज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा बेसिक छोड़ो उसका काफ़ी अच्छा खासा यूज हो जा रहा है इसके अंदर, है ना। सब फार्मूले भी यूज हो रहे हैं, समझ गए आप लोग। चलिए, तो इस फार्मूले का यूज होगा CP1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू को हमने इसमें लिख दिया, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट बटे 100 बराबर SP, ये हम जानते थे फार्मूला। तो इसको हमने क्या करा, इस वाले को पोर्शन को ये नीचे ले गए, ये इधर गुणे में है प्रॉफिट के, तो CP गुणे में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा SP के। तो CP बराबर SP बटे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है बताऊंगा मैं भी आप लोगों को, रुको। तो कहाँ पे, हाँ, तो 2010 में कंपनी X और Y की आय क्रमशः 3:4 है, ठीक है। यानी कि 2010 की बात हो रही है, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, कंपनी X की बात हो रही है ना, तो पहले X के बारे में देख लेते हैं। X के बारे में क्या दे रखा है हमें, टेबल में क्या दे रखा है X के बारे में। X के बारे में 2010 में 65% इससे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज है, हमने अभी लाइन ग्राफ में देखा था, वहाँ पे लिखा था प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। तो 2010 में X का 65% प्रॉफिट हुआ है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 65%। ये चीज़ दिया है X के बारे में। और क्या दे रखा है, इसकी आय, आय मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने बताया अभी आप लोगों को इन क्वेश्चनों में क्या होता है, कंपनी वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो एक्सपेंडिचर CP हो जाता है, CP होता है, इनकम SP होता है। इनकम की जगह रेवेन्यू भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये जो आय बता रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस बता रहा है, कितना बता रहा है 3। तो 3 को हम 3x मान लेते हैं क्योंकि वो रेशियो में दे रखा है, तो टोटल हम इसे 3x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, एंड अब बाई की बारी। बाई में हमें क्या दे रखा है, बाई में हमें दे रखा है 2010 की बात हो रही है, तो बाई में 2010 में 50% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज 50% है, ठीक है। चलिए, और इसमें SP कितना है, 4x मान लेंगे हम, ठीक है। और हमसे बोला है कि अनुपात में दिया है तो 2010 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें उन लोगों की जो सेलिंग प्राइस है वो तो 3x 4x दे रखी है। अब उसने पूछा कि CP पूछ रहा है हम लोगों से, इसका CP और इसके CP का अनुपात ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो CP निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला CP निकालने के लिए हमारे पास SP होना चाहिए और 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट बटे 100, प्रॉफिट परसेंट भी है हमारे पास और SP भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कुछ सिखाना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये सिखाना चाहूँगा कि ये देखो इसका और इसका अलग अलग जब हम फार्मूला लगा के जब निकालेंगे हमें टाइम लगेगा, ठीक है। और इस फार्मूले का यूज पूरे DI में होगा, सॉरी पूरे सेट में होगा, तो हर जगह हम ये काम तो करेंगे नहीं, हमें टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्टकट भी कुछ होगा, बिल्कुल है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूँ 55% प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, इसका CP बता दो मेरे को कितना हुआ। तो मेरे को जो तरीका आता है मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत बोल दूँगा
SP बटे 1.55 ये आएगा। लो आ गया प्रॉफिट, CP आ गया हमारा। अगर SP पता हो तो मैं यहाँ पर तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मान लो SP कुछ नहीं है, SP को मैंने SP लिख दिया, ठीक है। कोई मुझसे बोले 63% का प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 63%, अब इसका CP निकाल दो, तो मैं क्या करूँगा, CP बराबर SP बटे 1.63 आ गया। लो अब आप कहोगे आपने कैसे कर दिया, फार्मूला हमने देखा इतना लंबा चौड़ा, आपने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि उसे सॉल्व करने के बाद ऐसे ही इतना ही आएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है। आपको मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर हम करेंगे शॉर्टकट में ही, ठीक है, करेंगे इसी तरीके से। भाई मैं बस देख के आंसर लेके आ जा रहा हूँ, बस देखा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसा सिखाना पड़ेगा ना, तभी तो DI में स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ DI आना ही नहीं चाहिए, DI को स्पीड तरीके से करना भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, देखो पहला क्या था, 55% दे रखा प्रॉफिट परसेंट, CP निकालना है, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारे पास, चलो रेड पेन से कर देता हूँ। फार्मूला क्या है हमारे पास फार्मूला है CP बराबर SP बटे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 55 बटे 100, यही तो है हमारे पास, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या क्या आएगा, देखो SP बटे 100 किस में गुणा करते हैं, 100 और प्लस में जोड़ दो, यानी 55 में जोड़ दो, कितना हो गया 155 बटे 100। अब जब डबल जीरो हटाएंगे तो 1 2, नीचे जितने जीरो हटाते हैं उतने अंक बाद ऊपर वाले में पॉइंट लगा देते हैं, 2 जीरो हटाए, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया SP बटे 1.55 CP आ गया। इतना करने के बाद आया, मैंने एकदम से निकाल दिया देखकर, तो मुझे ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कैंसिल करना है, ये मुझे माइंड में करना है, ठीक है। मुझे बस यहाँ पर लेके आना है आपको, ठीक है। और दूसरा क्या था 63% था, इससे P% निकालना था, मतलब सॉरी प्रॉफिट परसेंट 63% दे रखा है, SP निकालना CP निकालना था। फिर से फार्मूला लगाओ, CP बराबर SP बटे 1 प्लस कितना है 63 बटे 100, यह है। फिर से सॉल्व कर लो, SP बटे 100 प्लस 63 बटे 100, SP बटे 163 बटे 100। अब 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया, इसका ये वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। CP बराबर SP बटे 1.63, समझ में आ गया। लेकिन आपने ये चीज़ देखा मैं कर क्या रहा हूँ, इस पूरी कैलकुलेशन में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जितना परसेंटेज दे रखा है उसको 100 जोड़ के 100 से भाग कर रहा हूँ। देखो 100 जोड़ा 100 से भाग कर दिया, इतना आ गया। देखो इसमें 100 जोड़ा 155, 100 से भाग कर दिया 1.55 आ गया। मतलब जितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है उसमें 100 जोड़ो 100 से भाग करो, 100 जोड़ो 100 से भाग करो, यही तो कर रहा हूँ एंड ऑफ में, ठीक है। इन लास्ट में यही तो कर रहा हूँ। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 55%, मुझे CP निकालने को बोला है, तो मैं जानता हूँ SP बटे पूरी ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन में मैं कर क्या रहा हूँ, इस कैलकुलेशन में मैं प्रॉफिट परसेंटेज के साथ क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ मैं ये कर रहा हूँ कि 100 जोड़ रहा हूँ 100 से भाग कर दे रहा हूँ, 100 जोड़ रहा हूँ 100 से भाग कर दे रहा हूँ। तो अब जब आपको पता चलेगा कि एंड में इन लास्ट हम 100 जोड़ रहे हैं 100 से भाग कर रहे हैं, तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, ये करने की जरूरत क्या है, ये करने की जरूरत क्या है, सीधा ये लिखो ना। और हम अच्छे से जानते हैं ये ऐसे, हम अच्छे जानते हैं 100 जोड़ने के बाद जैसे कि 40% है प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, अब इसका CP निकालना है, क्या हो जाएगा SP बटे 100 जोड़ो कितना हो जाएगा 40 में 100 जोड़ो 140 और 100 से भाग करो, तब 100 भाई 140 को जब 100 से भाग करोगे तो 2 जीरो हटाओगे तुम और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 1.40, और पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसका कोई मान होता नहीं, तो 1.4 लिख दोगे इसे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ, मान लो 76% है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इसका CP निकालो, CP बराबर कितना हो जाएगा SP बटे 100 जोड़ो उसके अंदर 176, 100 से भाग करो 1.76 हो गया, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जिसको इतनी सी बात समझ में आ गई वो पहला क्वेश्चन बस 20 सेकंड का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, 20 सेकंड भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब सवाल को हम करेंगे, कैसे करेंगे। देखो उसने हमसे पूछा एक्सपेंडिचर बताओ, उनके व्यय का क्रम से अनुपात बताओ, एक्स और वाई का अनुपात पूछ रहा है तो एक्स पहले रखेंगे वाई बाद में रखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो एक्स और वाई का व्यय पूछ रहा है यानी CP पूछ रहा है,
व्यय यानी एक्सपेंडिचर मतलब क्या बताया था मैंने, CP, इनकम बराबर SP। तो CP पूछ रहा है तो मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, SP दे रखी है, कैसे निकालेंगे, ईजी है, x का निकाल लो। x का CP कितना है 3x बटे इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज 65% है। तो हम क्या करेंगे 100 जोड़ेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 जोड़ने पे 165, 100 से भाग करने पर 1.65। ये तो x का निकल गया भाई। हम अब y का निकालो फटाफट। क्या करेंगे 4x दे रखा है बटे 50, देखते ही 1.5 कर दो इसे चुपचाप। अरे यहाँ पे 50 होगा तो पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसका कोई मान होता नहीं है, तो हटा दो, 1.5 लिखो डायरेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, x अनुपात y का। रेशियो कैसे निकलता है, ये तो जगह ही नहीं बची यार। चलो फिर भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना आप लोग। ब्लू पेन रेड पेन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हट जा भाई। चलो x बटे y, x पहले था तो x को ऊपर रखेंगे, y को नीचे रखेंगे। ठीक है, x का कितना है 3x बटे 1.65 होल बटे होल अपॉन यानी 4x बटे 1.5। ठीक है, अब x से x कट गया। हम जानते हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला नीचे वाले के ऊपर वाले, यानी ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो, x बटे वाई बराबर ऊपर चला गया कितना हो गया 3 गुणे 1.5 बटे 4 गुणे, अरे यार हाँ 1.65। इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, अब क्या बचा यहाँ पे 3 गुणे 15 और 4 गुणे 165। समझ में आ गया। अब इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन अब इधर ले आओ, x बटे वाई बराबर ये वाला इधर कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि इधर से इधर चालू हो जाओ। ठीक है, ये वाला इधर कर रहा हूँ, 3 गुणे 15 बटे 4 गुणे 165। ठीक है, अब ऑप्शन देखो क्या क्या है, 7:22, 4 14:19, 15:22, 27:35, 35:49। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसको उसी तरीके से करेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल से, तभी हम जल्दी कर पाएंगे, जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो ऊपर क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पंजे बंद है, यहाँ पे 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 है यहाँ पे। समझ गए आप लोग। अच्छा एक मिनट यार, ये इसे पॉइंट हटाएंगे, ये 150 है यार। ठीक है, 150 से ध्यान रखना है, वहाँ पे हमने लिखा नहीं था ना, चलो यहाँ पे लिख ही लो तो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे 150, यहाँ पे 50, 150। ठीक है, यहाँ पे भी 150 है ये। ठीक है, यहाँ पे भी 150, ये 15 165 नहीं हो सकता ना। ठीक है, चलो सही हो गया ना। यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद लिख ही लेना आप, क्योंकि इसके नीचे वाले में 2 अंक है ना पॉइंट तक, यहाँ पे भी 2 अंक लेने पड़ेंगे हमें। अगर यहाँ पे 1 अंक होता तो यहाँ पे भी 1 ही लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हर जगह डबल पॉइंट मतलब दशमलव के बाद 2 अंक का लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 65 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे पूरा 65 50 लिखना पड़ेगा, उन्हें कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना है, खैर छोड़ो, ऊपर 3 है लेकिन 165 में मुझे 11 दिख रहा है, 11 का गुणा जाए 11 से 165 कट जाएगा, 5 1 6 6 6 6 जीरो होगा, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। तो नीचे मुझे 11 मिल रहा है, ऊपर 11 कहीं भी नहीं है। देखो एक 5 में से 1 गया 4 आएगा, जीरो यार 11 नहीं आ रहा, इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा। ऊपर 11 नहीं है, नीचे 11 है। अब नीचे 11 है, इसका मतलब आंसर में भी नीचे 11 आएगा। तो ऑप्शन देखो 22 इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया, इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। यानी कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, ये वाला पहला और तीसरा, जिसमें नीचे 22 और 22 यानी 11 का गुणज है, यानी इन दोनों में 11 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस वाले में ऊपर 7 दिख रहा है, क्या हमारे पास 7 है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा, तीसरा हमारा आंसर होगा। करके देख लेना। ठीक है, तो अब पूरा ये समझ में आया आप लोगों को, अच्छा लगा होगा ना, मज़ा आया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ़ द एक्सपेंडिचर यानी खर्च ऑफ कंपनी वाई इन 2007 वाज रेट 220 अच्छा हाँ 220 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट वाज इट्स इनकम इन 2007। ठीक है, यानी यदि 2007 में कंपनी अच्छा कंपनी वाई की जगह क्या लिख दिया इन लोगों ने, अच्छा मैंने लिखा है, चलो ये कंपनी वाई है। ठीक है, यदि 2007 में कंपनी वाई का व्यय यानी खर्च 220 करोड़ रुपए था, तो 2007 में उसकी आय क्या थी। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, पहले फटाफट ये लिखो तुम, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, कंपनी वाई की बात हो रही है, 2007 की बात हो रही है। 2007 में इसको प्रॉफिट कितना था,
2007 में कंपनी वाई को 35% प्रॉफिट था, ठीक है। कंपनी वाई की बात हो रही है ना, प्रॉफिट परसेंट 35%, ठीक है। और इसका सीपी सॉरी को क्या बोला था, व्यय खर्च यानी सीपी कितना है 220, करोड़ छोड़ो भी 220 ही लिखो, ठीक है। हमसे बोला है कि एसपी निकालो, क्या बोला है, आय निकालनी है। आय यानी मैंने बताया था एसपी होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी निकालना है। फार्मूला हमें पता है क्या होता है फार्मूला होता है सीपी बराबर 1+100 बराबर एसपी। तो हमें सीपी निकालना है ना, सीपी निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ, सॉरी हमें एसपी निकालना है। एसपी निकालना है यानी कि सीपी और इसको हम गुणा करेंगे, जो भी ये आएगा, ठीक है। इसको हमने निकालना सीख लिया था पहले क्वेश्चन में। इसको कैसे निकालते हैं देखो, एसपी बराबर सीपी कितना है 220 गुणे 1.35। अब ये मत कहना 1.35 कहाँ से आया, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया है। 1.35 क्या है, इस पूरे को सॉल्व करके तो निकाला मैंने। पी की जगह पे क्या रखा मैंने 35 रख दिया बटे 100 1 प्लस, इसको सॉल्व करो 1.35 तो आएगा। मैंने 35 में 100 जोड़ा, 100 से भाग कर दी। यहाँ पे तो ये तो करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में सिखाया ना, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट से 0 को हटा दो, ठीक है। अब 22 और 135, 22 गुणे 135 यानी कि 5 3 8 1 9, यहाँ पे 9 मिल रहा है, यहाँ पे 11 है। अब ये देखो कि 9 और 11, मैं डिविजिबिलिटी रूल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। आंसर में चेक करना है, यहाँ पे 9 और 11 मिल रहा है। तो ये चेक करो कि आंसर्स में 3 2 ये भी नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें, यहाँ पे भी 9 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी 9 नहीं मिल रहा है, 8 9 10 13, यहाँ पे भी 9 नहीं मिल, एक ऑप्शन है बस, ये आंसर हो गया हमारा। कुछ करना पड़ा, मैंने गुणा की, कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिया कि यहाँ पे 9 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब भाई 22 गुणे 135, 22 में 11 दिख रहा है, 135 में 9 दिख रहा है, ठीक है। इसको तुम जोड़ो, 3 5 3 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा, यहाँ 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, हाँ कट जाएगा। तो इसमें 9 है, ठीक है। अब 9 इसमें कहाँ पर होगा, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर 9 है, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, टोटल जोड़ के 9 आना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी जोड़ के मतलब 9, जो भी जोड़ कर टोटल अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जो भी आएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, बस एक इकलौता यही था 9 7 8 9, यानी 0 आ रहा है, इसका अंदर 9 से कट जाएगा। समझ गए ना आप लोग, इसीलिए एक आंसर हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सेकंड में कर देता, क्योंकि मैं क्या करता, मैं ये सब लिखता थोड़ी ना, मैं देखता 220 करोड़ यानी सीपी दे रखी है हम लोग को, एसपी निकालना है, परसेंटेज वैल्यू 35% है, यानी कि 22 गुणे 220 गुणे 135, बस पॉइंट से 0 काट देता माइंड में, और यहाँ पे देख लेता कि 9 किस में आ रहे, आंसर कर देता, ठीक है। तो इस मैं समझा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में इतना कुछ माइंड में करना है, हमें बस ये माइंड में लिखना था, सॉरी कॉपी पे ये लिखना था, ये बाकी कुछ हमें माइंड में करना था, ठीक है। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। इफ़ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई इन 2006 वर इक्वल एंड द टोटल इनकम ऑफ द बोथ कंपनीज यानी एक्स एंड वाई इन 2006 was 342 crores. What was the total profit if profit it, अच्छा प्रॉफिट पूरा लिखा है, ठीक है, इसमें गैप हो गया, प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज टुगेदर इन 2006। अब इसमें ब्रैकेट में दे रखा है प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या माइनस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आएगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। लाभ बराबर आय माइनस व्यय, ठीक है। तो यदि 2006 में कंपनी एक्स और वाई का व्यय बराबर था और 2006 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी, तो 2006 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था, यानी प्रॉफिट क्या था, ये पूछ रहा है वो। और उसने बता रखा प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये होता है। ये हम जानते भी थे, उसने दे भी दिया है, ठीक है। चलिए अब एक बार क्वेश्चन बोल रहा है वो करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2006 की बात हो रही है, 2006, ठीक है। एक्स और वाई का व्यय यानी एक्सपेंडिचर बराबर था। अब एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्स सी पी, एक्स पी बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर बराबर सी पी होता है। यानी कि 2006 में एक्स एंड वाई का सी पी
टोटल कितना हुआ, ए हम मान लेते हैं, बराबर बोल रहा है ना कि बराबर है, एक्स और वाई का सी पी बराबर है यानी ए है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए है, ठीक है भाई। तो फिर इन दोनों का ए है एंड 2006 में दोनों कंपनियों की कुल आय मतलब इनकम या फिर रेवेन्यू 342 करोड़ रुपए है। आय मतलब क्या होता है, एसपी, यानी कि एक्स और वाई का एसपी सेलिंग प्राइस 342 करोड़, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, यानी ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। और हमें डेटा में क्या दे रखा है, 2006 में एक्स और वाई का प्रॉफिट कितना है, 2006 में एक्स और वाई का प्रॉफिट, एक्स का 40%, वाई का 45%, ठीक है। तो एक्स का हमें क्या क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज 40% दे रखा है, और सीपी कितनी दे रखी है, ए माना है हमने, ठीक है। अब वाई का प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 45%, और सीपी कितना दे रखा है, ए, ठीक है। दोनों का भाई अलग अलग है ना, हमने मान लिया ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, बराबर है दोनों का, ठीक है, हमने अलग अलग मान लिया। अब हमसे उसने बोला है कि लाभ निकालने के लिए हमारे पास आय होनी चाहिए, यानी कि एसपी होनी चाहिए, एसपी हमें नहीं दे रखी है, सॉरी 342 दे दो रखी है, अच्छा हाँ 342 दे रखी है, तो हम इसको वो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इन दोनों की आय कितनी दे रखी है, यानी कि एसपी की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 342, समझ गए। तो हमें मालूम है एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी गुणे 40 का कितना हो जाएगा, 40 में 100 को जोड़ेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 1.40 आ जाएगा। यहाँ पे 45 में 100 को जोड़ेंगे, 100 से भाग करेंगे 1.45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी पी कितना है इसका, एक्स का सी पी कितना है, ए, और गुणा, और ये कितना आ जाएगा 1.40। ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है यार, फार्मूला हमें मालूम है ना, मैं बता चुका हूँ, इतनी बार बता चुका हूँ यार, कहाँ गया, इसमें भी बताया था शायद। फार्मूला ये रहा, एस पी दे रखा है, सी पी दे रखा है, और ये क्या, ये हम निकाल लेंगे, सी पी ए है, दिख रहा है ना, सी पी ए दे रखा है, इसको हमने निकाल लिया 1.40, क्योंकि मैं निकालना सबसे पहले क्वेश्चन में ही सिखाया था, ठीक है। अब सेम चीज़ हम वाई का करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़कर हमें जो एस पी दे रखा है वो दे रखा है 342, तो इन दोनों का जो सी पी होगा उसी को जोड़ के आया, ठीक है। चलिए, प्लस ए गुणे 1.45, अब दोनों का सी पी कितना दे रखा है 342, समझ गया ना। चलिए, अब इसको कितना हो जाएगा ये, सॉरी 2 ए थोड़ी ना होगा, एक 1.40 और 1. यानी 2.85 ए बराबर 342, ठीक है। ये गुणे में बटे में आ जाएगा। अब आप कहोगे ए 2a क्यों नहीं हुआ, नहीं होगा ना, 1.40 ए है ये और 1.45 ए, तो जब दोनों जोड़ेंगे तो 2.85 ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ए बराबर आ जाएगा हमारा 342 बटे 2.85। इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद दो अंक थे, तो पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, ये चीज़ तो मालूम होगी, बेसिक चीज़ थी। तो ये बन जाएगा 34200 बटे 2.28 पॉइंट नहीं आएगा, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, इसे 5 से काट लो, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 0, ठीक है। अब 57 से भाग कर लो, 57 एक 57, 57 एक 57, 58 59 60, यानी 8 3 11, 11 यानी 114, 57 का दोगुना कितना होता है 7 7 14, हाँ 57 का दोगुना होता है 114, 120 आ जाएगा। तो ए का मान आ गया हमारा 120। अब ये ए क्या है, ए है हमारा सी पी, ठीक है, ए सी पी है हमारा, समझ गए। ये सी पी निकल के आया, सी पी निकल गया 120। हमने माना था कि एक्स और वाई का सी पी ए है, यानी दोनों का सी पी बराबर है, यानी कि एक्स का भी सी पी 120 है और वाई का भी सी पी 120 है, तो टोटल कितना हो गया भाई, एक्स और वाई का टोटल कितना हो गया 240। तो एक्स और वाई का सी पी टोटल सी पी 240 हो गया,
ठीक है। अब हमें दे रखा है 342 240, हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम जो कि ये है, व्यय जो कि ये है, इनकम यानी कि हमारा एसपी, व्यय यानी कि हमारा सीपी, तो इन दोनों को घटा देंगे, जो भी आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गया ना। तो 342 में से 240 घटा दो, चलो यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। तो दोनों का एस पी सी पी निकाल लिया 240। भाई एक का, ये तो एक का निकल गया, ए का मान निकल के आया 120। तो ए एक्स के लिए भी था और वाई के लिए भी था, इसीलिए हम दो बार जोड़ रहे हैं। एक्स और वाई को दोनों को जोड़ोगे ना, ठीक है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन पूछा दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या क्या था, ये बताओ। दोनों कंपनियों का पूछा है, तो दोनों का सी पी ए दे रखा है 342, और दोनों का एक्स पी ए दोनों का एस पी ए दे रखा है, और दोनों का सी पी ए रहा। निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ये दे रखा है 342। अब प्रॉफिट कितना हो गया, घटाने के बाद कितना आएगा 120। तो प्रॉफिट बराबर हो गया 120 करोड़। सी आर लगा दो, देखो ऑप्शन में दे रखा है 120, तीसरा ऑप्शन है 120 करोड़। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप टेलीग्राम पे आपके मुझसे पूछ सकते हो ना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं इससे भी अच्छे तरीके से, इससे ईजी तरीके में समझा दूँगा। हालांकि समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ बताइए मैंने, ठीक है ना। चलिए ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं फटाफट। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन द ईयर 2008 वाज 200 करोड़ एंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 2008 वाज द सेम एज इट्स एक्सपेंडिचर इन 2011। ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर, सॉरी कहाँ गया, इनकम है वो 2011 में उसका एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 2011। ठीक है, चलिए वर्ष 2008 में कंपनी एक्स का व्यय यानी खर्च एक्सपेंडिचर 200 करोड़ रुपए था, और 2008 में कंपनी एक्स की जो आय थी वो 2011 में उसके व्यय के समान थी, यानी कि जो उसकी एसपी है वो बाद में उसकी 2011 में उसकी सीपी बन जाएगी। ठीक है, तो पहले हम उसकी एसपी निकाल लेंगे तो वो सीपी बन जाएगी। फिर 2011 में कंपनी एक्स की आय क्या है। ठीक है, आप कुछ लोग समझ में नहीं आया, चलो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। एक्स की 2008 में बात कर रहा है, एक्स 2008 में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले 2008 में इसका वो क्या है, ये हमें जो डेटा दे रखा है 2008 में एक्स का 55% प्रॉफिट परसेंटेज है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 55%। ठीक है, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर बराबर सीपी बराबर 200 दे रखा है, 200 करोड़। ठीक है, 200 दे रखा है। अब हम एसपी निकालना हमें आता है, एसपी बराबर ये हो जाएगा 1.55 गुणे सीपी। ठीक है, एसपी बराबर 200 गुणे 1.55। अब 1.55 कैसे आया, 55 में 100 जोड़ा, 100 से भाग कर दिया। ठीक है, सिखा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, अभी पॉइंट हटाया, इसके बाद 2 अंक हैं, मतलब 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो कट जाएंगे। समझ गया। अब इसे गुणा कर दो 200, फिर 5 दूनी 10, 200 5 दूनी 10, 310 आ जाएगा। तो एक्स की 2008 में जो एसपी आई सेलिंग प्राइस वो आई 310। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2008 में कंपनी एक्स की आय यानी इनकम यानी एसपी 310 2011 में उसके व्यय के समान थी, यानी कि जो 2008 में इसकी आय है यानी एसपी है वो 2011 में इसका एक्सपेंडिचर बन जाएगा, व्यय बन जाएगा, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर बराबर सीपी बराबर 310। ठीक है, अब 2011 में इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या दे रखा है, एक्स का 2011 में प्रॉफिट परसेंट 55%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 55%। ठीक है, 55%। ठीक है ना। चलिए, तो हमें सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एसपी आराम से निकाल लेंगे। हमें पूछा भी क्या है 2011 में कंपनी एक्स की आय पूछी है, आय यानी एसपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 310 गुणे 1.55। ठीक है, एक बार पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को इधर ले आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को जब इधर लेके आएंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 गुणे 15.5 हो जाएगा, यानी कि हमारे आंसर में 0.5 आएगा। गुणा करने में 0.5 तो आएगा ही आएगा, हमें पता चलेगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, होंगे फोन
ये रहा, ठीक है। इसके में नहीं, इसके में नहीं, किसी में नहीं, अच्छा एक ही में है, तो फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही में, एक ही ऑप्शन है, जो आएगा कितना आएगा, 480.5 करोड़, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी, बस हमें पता है कि गुणा करके 0.5 आंसर में आएगा ही आएगा, 0.5 एक ही ऑप्शन में है, वो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब ये 0.5 कैसे आया, जब आप इसको इधर ले गए, एक दशमलव हटाया, एक जीरो कट गया, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने 2 दशमलव आगे ले गए थे, यानी हटा दिया तो 2 जीरो कटे, यहाँ पे हम 1 दशमलव आगे ले गए तो 1 जीरो हट गया, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सेट का। इफ़ द इनकम ऑफ 2 कंपनीज वर इक्वल इन 2009, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स टू दैट ऑफ कंपनी वाई इन 2009, ठीक है। यानी पूछ क्या रहा है वो, यदि 2009 में 2 कंपनियों की आय बराबर थी, हमने ए मान लेंगे, तो 2009 में कंपनी एक्स के व्यय का, यानी एक्सपेंडिचर का, कंपनी वाई के व्यय से अनुपात क्या था, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन है, जैसे पहला करा था उसी तरीके से है। बात हो रही है कंपनी एक्स, 2009 की बात हो रही है, क्या हो रहा है ये, 2009 की बात हो रही है, ठीक है। और कंपनी एक्स और कंपनी वाई, तो 2009 में कंपनी एक्स का प्रॉफिट परसेंट कितना है, और 2022 में कंपनी वाई का प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। 2009 में 50 और 60, ठीक है, इसका है 50%, इसका है 60%, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में एक बात बोली कि 2009 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। आय बराबर, आय का मतलब क्या होता है, एसपी, तो हम दोनों का ए मान लेते हैं, बराबर है तो ए बराबर ही है, ठीक है। हमसे वो बोला है कि व्यय यानी एक्सपेंडिचर, यानी कि एसपी के अनुपात निकालना है, तो पहले हम एसपी निकाल लें, वो सॉरी सीपी निकाल ले पहले। एक्सपेंडिचर, व्यय माने एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बराबर होता है सीपी के, ठीक है। तो इसका भी सीपी निकाल लो, इसका भी सीपी निकाल लो। जब प्रॉफिट परसेंटेज एसपी दे रखा हो तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी बटे 1.5। इसको 50 में 50 जोड़ा, 50 से भाग कर दिया, यहाँ पे भी 50, सॉरी 100 जोड़ा, 100 से भाग कर दिया, यहाँ पे भी 100 जोड़ो, 100 से भाग कर दो, ठीक है। तो ए बटे 1.6, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है हम लोगों को, तो एक्स बटे वाई का रेशियो निकालना है। एक्स का सीपी कितना है, ये रहा, ए बटे 1.5 बटे ए बटे 1.6, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो एक्स बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, ए गुणे 1.6 बटे ए गुणे 1.5, ए से ए कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 बटे 15, तो रेशियो आ गया 16:15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई रेशियो पूछा था सीपी के बराबर, सीपी एक्स और वाई के सीपी का रेशियो पूछा था, तो हमने बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आंसर देख लो है या नहीं है। चौथा आंसर 16:5, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेट लेके आते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा सेट आज का, ठीक है ना। चलिए इसे फटाफट पढ़ लेते हैं, इसे छोड़ो, यहाँ से बनता है फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स विथ 3 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन 2012, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, अरे यार ये तो वही है, हटाओ। निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2012 में 3 अलग अलग विशेषता वाले 7 विभिन्न संस्थानों में छात्रों की कुल संख्या दर्शाता है, ठीक है। यानी जो ग्राफ में दर्शा रहेगा वो टोटल संख्या है, कोई परसेंटेज वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो स्पेशलाइजेशन कौन सी है, एक आईटी है, एक मैकेनिकल है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये 7 के 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, PQRSTUV, ठीक है। इसका फटाफट पहले हम टेबल बनाएंगे, जितनी जल्दी ये काम कर लोगे उतनी जल्दी से आपका DI खत्म हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इंस्टीट्यूट डाल के सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम लिख देंगे, आईटी में कितने हैं, मैकेनिकल में कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, फटाफट हम देख देख के लिख देंगे, ठीक है। उससे पहले ये पता करो कि एक लाइन कितने को प्रेजेंट कर रही है, 100 से 50 जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 50 का अंतर है, और 100 वाली लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं और 50 का अंतर है, यानी कि एक लाइन 10 को प्रेजेंट कर रही है, समझ गए, इतनी सी बात। चलिए, और ग्रीन वाली आईटी है, पहले हमने आईटी कॉलम लिख लिया है, तो आईटी वाले देख लो पहले। आईटी में ग्रीन यानी पहले 340 हो जाएगा, ठीक है, 340, और फिर क्यू में कितना है, 300 है, आर में कितना है, 260, 300 और 260, ठीक है ना। एंड कहाँ तक लिख लिया, आर तक लिख लिया। एस में कितना है हमारा ग्रीन वाला, 350 से कम 340, और टी में कितना है, 200 से कम 190, 340 190, ठीक है। यू में कितना है,
250 से एक ज़्यादा 260 और 220 210 20 260 और 220, समझ गए। और सेम मैकेनिकल का भी सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है फिर, लेकिन फटाफट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर सकेंगे हम लोग। मैकेनिकल ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑरेंज कितना है हमारा 250 60 70 80, और ये कितना है हमारा 50 60 280 और 360, फटाफट करो। और ये कितना है 200, और ये कितना है हमारा 260 200 260, ठीक है। फिर ये कितना है हमारा 310 20 320, और ये भी हमारा 320, दोनों सेम है 320 320। लास्ट वाला कितना है हमारा 350 370 370, इसको कर लो, ठीक है। अब फटाफट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्लू से प्रेजेंट कर रखा है 210 220, ये 220 हो जाएगा, और 250 240 220 240। अगला कौन सा हमारा 300 320, और फिर इसके बाद 140 320 140, ठीक है। और टी कितना है हमारा 300 320 320 320, सॉरी गलत देख लिया, मैं गलत देख लिया। ये ब्लू वाला है ना, सॉरी 300 से 2 कम 280, और ये 150 280 150, ठीक है। और फिर ये कितना है हमारा 300 से 2 कम यानी 280 280, ठीक है। तो हमने ये फटाफट टेबल बना ली है, ठीक है ना। तो ये काम जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। जितनी जल्दी करेंगे उतना हमारा टाइम बचेगा, ठीक है ना। एग्जाम में जितनी जल्दी हो सके तो इसकी आदत डालो, ये प्रैक्टिस ही तो होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी हो जाएगा, समझ गए ना आप लोग। चलिए तो आप चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन बहुत समझने वाला है, बहुत दिमाग खोल के बैठना है, ठीक है। चलिए, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन इन ईच इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज बाय 20%, यानी कि जो मैकेनिकल के सारे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स को मिलाएं तो 20% बढ़ जाते हैं। कब बढ़ते हैं वो। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन इन ईच इंस्टीट्यूट डिक्रीज्ड बाय 20%, उसमें मैकेनिकल वाले में 20% बढ़ जाते हैं टोटल, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में 20% घट जाते हैं। फ्रॉम 2012 2012 से 2018 तक, सॉरी 13 तक, ठीक है। यानी कि हमें जो डेटा दे रखा था वो 2012 तक का था, ठीक है। ये 2013 की बात कर रहे हैं, यानी अगले साल की। तो अगले साल में मैकेनिकल वाले 20% बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 20% घट जाते हैं। एंड आगे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ मैकेनिकल फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स इन 2013 इन is what percent of the total number of students with electronics specialization from all the institutes in 2013, ठीक है। यानी कि वो परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज है, किसका पूछ रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि 2012-13 में प्रत्येक संस्थान में मैकेनिकल विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, टोटल की बात कर रहा है, और प्रत्येक संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में 20% की कमी आई, तो 2013 में सभी संस्थानों से मैकेनिकल छात्रों की कुल संख्या 2013 में सभी संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से पूछ रहा है कि मैकेनिकल वाले कितना परसेंट है 2013 में, ठीक है। तो 2013 में है कितना, ये निकालना हम लोगों को। तो क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। और रात के 12 क्या 1 बजने वाले हैं। चलो खैर छोड़ो, अब हम करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, जो जो बोला वो करते चले जाते हैं, ठीक है। यदि 2012, ये हमें दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है 2012 का है, कहीं लिखा था ना, 1 मिनट, हाँ ये देखो 2012 का डेटा है ना, हाँ, और 2013 का पूछ रहा है, मतलब 2013 में इंक्रीज होता है, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास पूरी टेबल बनी हुई है, ठीक है। 2012 से 13 में प्रत्येक संस्थान में मैकेनिकल विशेषता वाले छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो 2012 में मैकेनिकल वाले टोटल ये रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये रहे। तो मैकेनिकल वाले में 2020 में कितने हैं, पहले ये देख लो, फिर जितने होंगे उसका 20% बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टोटल कितने, पहले ये देख लो, फिर जितने होंगे उसका 20% घटा देंगे, ठीक है। तो 2013 का डेटा आ जाएगा। तो 2012 में पहले चेक कर लेते हैं, मैकेनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले हैं कितने, 0 0 0, ठीक है, 0 आएगा। 8 6 14, 14 6 20,
24, 27, 31, 1 हासिल 3, ठीक है। और 3 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आया 21 10 आया, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज जोड़ लेते हैं हम लोग, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 8 5 8 5 13, 8 8 16, 3 16 5 8 8 16 और 16 5 21, 21 4 25, 25 4 29 और 30 31 32 33, 3 आएगा एंड हासिल 3 हो गया। और 2 2 4 3 4 3 7 और वो 3 10 11 12 13 14 15 16, ये आया 1630, ठीक है। चलिए फिर अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2013 में ये 20% बढ़ जाता है और ये 20% घट जाता है, ठीक है। तो इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दो, 2013 का आ जाएगा। इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दो, 2013 का डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करोगे अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। 20% यानी 5 से भाग कर दो, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर बचा हमारे पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 422 आ गया। अब इसमें 422 जोड़ दो, 2110 में 422 जोड़ दो, क्योंकि 20% ज़्यादा है ना, तो जोड़ दोगे तो टोटल आएगा 2013 का डेटा। तो 2 2 1 3 5 2 25 32 आ जाएगा। ये आ गया 2013 का डेटा मैकेनिकल का, ठीक है। और इसमें 20% निकाल के घटा दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 6 30, 326। इसमें 326 घटा दो, अगर हम 1600 में से 300 घटाएंगे तो 1300 आ जाएगा। और 1300 में से 30 में से 20 घटा दो, 10 बचे, 10 में 6 4, 1304 आ जाएगा, ठीक है। 1304, ठीक है। तो ये 2013 का डेटा आ गया, ठीक है। मैकेनिकल के 2013 25 32 और इलेक्ट्रॉनिक्स के 1304, ठीक है। अब वो पूछा है कि 2532 1304 का कितना परसेंट है, यानी पूछ क्या रहा है वो, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 25 32 1304 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो गुणे 100, तो इसे हम लोग पहले काट लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, ऑप्शन में हम लोगों को दे रखा है 122%, 116%। देखो ये दोनों तो नहीं होंगे, हमें साफ पता चल रहा है कि 1300 है, ये 2500 है, 13 दूनी 26, यानी कि 200 के आसपास, 200% के आसपास है, यानी 150 से भी ज़्यादा है। तो 122 116 तो नहीं होगा, मैं देख के बता दिया, ठीक है। तो अब ऑप्शन बचा गया हमारे पास, ये वाले ऑप्शन में लिख के दिखाता हूँ ताकि कुछ समझाना है आप लोगों को, ठीक है। 162 सही, 29/163%। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 181 सही, 28/163%, यानी कि नीचे 163 आ रहा है ना, तो हम लोग काट पीट के 163 लेके आएंगे। 194 सही, 28/163%, ठीक है। ये 3 ऑप्शन बचे, वो दोनों तो कट गए, ठीक है। चलिए अब कुछ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए इससे पहले काट लो फटाफट, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 8 32, 4 हाँ कट जाएगा। तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 6 24, 326 आया, 326 आएगा ना, हाँ सही है। अब इसे 4 6 24 और 4 3 12, 4 3 12, 633। इसे फिर से 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 3 6, 163, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। 163 आ गया, देखो 163 सब में मैच कर रहा है, यानी कि काट पीट के क्या आया, 633 ये वाला, 163 ये वाला, 50 वो वाला, ठीक है। ये आया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कट आ गया। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा, क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे लगाऊँगा मैं, यार जो सिखाया था मैंने आप लोगों को, सॉरी मैं उसको शुरुआत में क्या सिखाया था, हाँ डिजिट सम वाला सिखाऊंगा, ठीक है। डिजिट सम से इसको मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा कैसे। मुझे इतना तो पता चलेगा कि एंड में आएगा 0, ऊपर 0 आएगा, समझ गया मैं इतना। ऊपर नीचे तो 163 आ रहा है, हमारा भी आ रहा है, लेकिन ऊपर आएगा 0, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 0 है। इसका यूनिट डिजिट, इसका सबका यूनिट डिजिट निकाल लो ऊपर वाला, तो हमें पता चल जाएगा जिसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, जब यूनिट डिजिट की बात आती है तो इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है। अब जो सही में होता है सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं और जो आता है इसमें जोड़ देते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, जो आता है जोड़ देते हैं। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन में होता है उसे कैसे बनाते हैं हम लोग,
तो इसका यूनिट डिजिट इसका 3 दूनी 6, 6 और 9 15, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये 0 लाना है। 3 एकम 3, 3 और 8 कितना होगा, नहीं आएगा, इसका 1 आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। एक बचा यही होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 चौक 12, यानी कि 12 का यूनिट डिजिट 2, 8 और 2 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, ये हमारा आंसर होगा। इसका भी 0, इसका भी 0, ठीक है। इसका ऊपर का यूनिट डिजिट 0 आएगा, नीचे 163। यहाँ हमारे सवाल का भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, नीचे 163। अब आप कहोगे कि इसका 0 कैसे आएगा, अरे भाई 50 से गुना करोगे ना, 50 में 0 है तो लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। समझ गए होगे ना। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। संस्थान आर और वी में छात्रों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास डेटा जो दिया है, आर और वी। आर यानी इसकी बात कर रहा है, वी यानी, तो आर का टोटल जोड़ लो और वी के टोटल जोड़ लो, फिर उनका बीच का रेशियो निकाल लो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। एक मिनट, ये हमारे पर डेटा दे रखा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। आर में टोटल कितने हैं, जोड़ लो, 0 0 0 0 आएगा। कितना है हमारा आर में, 0 2 6 2 8 8 आएगा। 3 2 5 6 7 780 आया। और वी का कितना आया, चेक कर लेते हैं। 0 0 0 0 आएगा। 8 7 15 16 17 का 7 हासिल 1। 3 2 5 6 7 1 8 8 आएगा, हाँ सही है, 870। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि एक मिनट, हमें निकालना है रेशियो 780 अनुपात 870 का। 0 से 0 काट लो, ठीक है। 8 7 15 8 7 15 यानी 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6 3 6 18, तो 3 दूनी 6 3 में 27, 26 अनुपात 29 इसका आंसर है। क्या ऐसा है, आंसर में देख लो एक बार, 26 अनुपात 29 तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, दूसरा ऑप्शन है 26 अनुपात 29। ये गलती मत करना जो मैंने अभी करी, ये देखो सेम है, ये भी सेम है, 26 अनुपात 29 इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं इसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ IT स्पेशलाइजेशन फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर, है ना। यानी कि IT वाले को और मैकेनिकल वाले को टोटल जोड़ लो और उनका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है बस। तो ठीक है फिर भाई, IT वाले टोटल जोड़ लो, मैकेनिकल वाले जोड़े थे हमने, 21 10 आया था, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। मैकेनिकल वाला हमें मालूम है कितना आया था, 21 10 आया था टोटल इसका, और IT वाला अभी निकाल लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 0, ठीक है 0, और कितना है ये, 9 6 15 15 4 19 20 21 21 6 27 और 28 29 30 31, 1 आएगा, हासिल 2, सॉरी हासिल 3 3 3 6 और ये 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 10 आया। लो बहुत ईजी है। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 10 से 10 कट गया, 19 20 21 200 200 इसका आंसर होगा। देखो 200 इसमें आंसर में है, फोर्थ आंसर, ठीक है। मुझे लग रहा है पहला क्वेश्चन टफ था, बाकी सब ईजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स P Q and R with IT स्पेशलाइजेशन इंक्रीज बाय 15% 22% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2012 to 2013, what was the total number of students with IT specialization in the 3 institutes together in 2013, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं। यदि 2012, एक हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि 2012 से 2013 तक संस्थान PQR में IT विशेषता वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः 15%, 12%, 10% की वृद्धि हुई है। PQR यानी P में 15%, Q में 22%, R में 10%, क्योंकि क्रमशः बोला है यहाँ पे, ठीक है, की वृद्धि हुई है।
तो 2013 में तीनों संस्थानों में IT विशिष्टता वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो तुम, ये रहा हमारा टेबल। ठीक है, P में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 15%। P में हुई है 15%, और इसमें हुई है 22%, और R में हुई है 10%। 2013 में, ये 2012 का डाटा है, हमें मालूम है, और इसने बोला 2013 में। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लो, तो P Q R, और बात किसकी कर रहा है, IT सेक्टर की बात कर रहा है। IT यानी इसका निकालना है, इनसे मतलब नहीं है, IT सेक्टर में बात कर रहा है। ठीक है, चलो बात कर रहा है IT सेक्टर की। चलो ठीक है, P में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, पहली बात तो P में IT सेक्टर में 340 है 2012 में, और 2013 में जाकर, पहले 2012 का डेटा लिख देता हूँ। 2012 में कितना है डेटा, 340, 300, 260, 340 P में, 300 Q में, 260 R में। ठीक है, अब वृद्धि इनमें 2013 में वृद्धि कितनी हुई है, कितना था, 15, 12, वो 15, 22, 10, 15% इसमें वृद्धि हुई है, 22% इसमें वृद्धि हुई है, 10% इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 2012 का डाटा था, 2013। अब वो कह रहा है कि 2013 में जो वृद्धि हुई है उनको जोड़ के बताना, हम लोग जोड़ के जो बताना है, कुल संख्या कितनी थी, हाँ ठीक है, जोड़ कर बताना है। चलिए, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, 15% मतलब मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे पता क्या करता, 340 गुणे 1.15, यहाँ पे पता क्या करता, 300 गुणे 1.22, यहाँ पे 260 गुणे 1.1, ये काम करता। आप कहो तो ये कैसे कर दिया आपने यार, अभी मैं निकालना सिखाया ना आप लोगों को, 15% को 100 जोड़ो और 100 से भाग कर दो। ऐसा कब करते हैं, इसका 15% निकालो तुम, 340 का 15% निकालोगे तो इससे ये कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा, 17, 5, 5 या 15, 17 या 51 आएगा। ठीक है, तो 51 जो आया मुझे 340 में जोड़ना पड़ेगा ना, 340 में जोड़ूंगा तो 391 आएगा मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 340 और 340 का 15% दोनों चीज़ जोड़ी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैंने 340 तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ में 340 का 15% और जोड़ा, तब जाके मेरे को 2013 का डेटा निकला। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 340 जब मुझे एक बार जोड़ना है, एक बार 15% जोड़ना है, तो एक बार 1 से गुणा कर दो प्लस 15%, और 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 15/100। अब आओगे तब मुझे क्या बनाएगा। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बार 340 को 340 को 51 में जोड़ दिया, यानी कि 100% जोड़ा और 15% और निकाल के जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 115% बना। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 340 को एक बार गुणा करो तो 340 बन जाएगा, फिर एक बार इसका 15% निकालो तो 340 प्लस इसका 15% 91, यही तो आएगा। इसी गुणा करो 340, अब इसको सॉल्व करोगे तो 51 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 391, यही तो आया। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ये लॉन्ग तरीका है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हमसे किसी से बोले कि 15% की वृद्धि हुई है तो हम समझ जाएंगे कि हमें ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जिससे बोले कि 15% की वृद्धि हुई है तो हम ये कर देंगे, 340 गुणे 15% में 100 जोड़ के 100 से भाग कर देंगे, इतना आएगा। फिर वृद्धि हुई है 22% की, यानी कि 300 जोड़ना पड़ेगा, फिर 22% भी जोड़ना पड़ेगा 300 का, तो 300 गुणे 100 जोड़ेंगे और 100 से भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। 260 गुणे इसमें 100 जोड़ेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो 1.1 आएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझसे बोलना, टेलीग्राम पर आकर मैं फिर से आपको एकदम बेसिक से समझा दूंगा कि ऐसा हमने क्यों करा और यहाँ पे ऐसा क्यों करा। ठीक है, समझ गए। चलिए इसे गुणा कर लो, तो इसके पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, इसके पॉइंट से दो संख्या ना पॉइंट के बाद, तो दोनों जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे एक संख्या है तो एक जीरो कट गया, यहाँ पे दो संख्या है तो इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि जो बन जाएगा 34 गुणे 11.5। ठीक है, तो अब मैंने 11 से गुणा करना सिखाया है और 0.5 से भी करना सिखाया है। मल्टीप्लिकेशन की मैंने 3 वीडियो बनाई थी, एक में यूनिवर्सल मेथड सिखाया था, एक में ट्रिक्स सिखाई थी सारी, एक में मैंने पॉइंट वाली गुणा सिखाई थी, तो सब सिखा दिया। मैं कर दूंगा चुपचाप, आप देखते रहना। ठीक है, 11 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 7, 4, और पॉइंट से करेंगे तो आ जाएगा 17, तो जोड़ दो 7, 4, 11 का 1 हासिल है, 7, 8, 9, 3, 391 आ गया। ठीक है ना, समझ गए। देखो 391 ऐसे आया। अब इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा
ये वाला आया 391, ये वाला कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा 11 से गुणा करेंगे तो 2 8 6 इतना आ जाएगा। समझ गए। अब 391, 366, 200 इनको जोड़ के हमें बताना है। या तो डायरेक्ट जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लो डायरेक्ट तो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, या फिर डिजिट सम निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमसे जोड़ लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। और मैं तो मेरे ख्याल से 9 3 1 4 आ जाएगा इसका डिजिट सम, और 6 3 9 इसका 6 आ जाएगा, प्लस 6 8 9 से 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लो आप, कितना आएगा 6 4 10 7 17, 17 का डिजिट सम कितना होता है 8। तो 8 डिजिट सम जिस भी आंसर में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 1 9 2 है इसका डिजिट सम, 4 5 6 7 1 8 इसका 8 है। सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11 42। एक मिनट 4 5 6 7 8 इसका 8 आ रहा है, ठीक है। और 5 6 5 11 12 इसका 3 आ रहा है, और 4 5 9 10 11 इसका 2 आ रहा है, 4 3 7 1 8 इसका भी 8 आ रहा है। अच्छा इसका भी 8 इसका भी 8, 2 संख्या में 8 आ रहा है, ठीक है। तो भाई इससे काम नहीं चलेगा, हमें जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये गलत हो गया। अगर किसी एक आंसर का डिजिट सम 8 आता तो हम उसको टिक लगाए थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले का भी डिजिट सम 8 आ रहा है और लास्ट वाले का भी डिजिट सम 8 आ रहा है, तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लास्ट में देख लो, ये 1142 है, 1043 लास्ट में, इसके 2 है इसका 3 है। देखते हैं लास्ट में क्या आता है हमारा 6 6 12 1 3 13, लास्ट में 3 आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला हमारा आंसर है 5th, ठीक है। 1043 समझ गए ना आप लोग, ठीक है। और डिजिट सम जो मैं यहाँ कर रहा था समझ में आ रहा था ना, टेबल डी आई में मैंने आप लोगों को सिखाया था डिजिट सम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल 3 स्पेशलाइजेशन टुगेदर इन इंस्टीट्यूट्स क्यू की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लाइक फॉर म्यूजिक पेंटिंग एंड क्रिकेट आर इन द रेशियो 5 6 7 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग म्यूजिक फ्रॉम इंस्टीट्यूट क्यू, ठीक है। इसमें कहना चाह रहा है, देखो पहले हिंदी में पढ़ लेता हूँ। यदि संस्थान क्यू में तीनों विशेषताओं के लिए कुल विद्यार्थियों में से संगीत, चित्रकला और क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5:6:7 के अनुपात में है, तो संस्थान क्यू में संगीत पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यानी कि संगीत का ये 5 दर्शा रहा है, ये देखो ना, संगीत, चित्रकला और क्रिकेट। तो संगीत, चित्रकला, क्रिकेट, यानी संगीत का कितना है, म्यूजिक का 5। तो 5 का यूनिट का नाम पूछ रहा है हम लोगों को, मतलब 5 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्यों की बात कर रहा है, क्यों इंस्टीट्यूट्स में तीनों की पूछ रहा है ना वो, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्यू में तीनों विशेषताओं, हाँ, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्यू में तीनों जोड़ दो, 300 300 600 900। क्यू में टोटल कितने हैं, तीनों इंस्टीट्यूट्स मिला के 900, ठीक है। अब हमें रेशियो दे रखा है म्यूजिक का, पिक्चर का, और किसका है, म्यूजिक, पिक्चर, चित्रकला और क्रिकेट का 5 6 7। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, बेसिक ऑफ रेशियो में सिखा रखा है, टेबल डीआई में भी सिखाया था, ठीक है। टोटल कितने हैं ये 18, 6 5 11 7 18। अब टोटल 18, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर 900 है, यानी कि 18 यूनिट का मान 900 है, 18 यूनिट का मान 900 है। और हमसे पूछा 5 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 900 गुणे 5/18। समझ गए आप लोग। अब इसको हम कर सकते हैं 100 और 9 दूनी, अब ये हो जाएगा हमारा 50, 5 पंजे 25, 250 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 250 देखो फर्स्ट ऑप्शन है, समझ गए। यानी म्यूजिक सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 250। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। टोटल हमारे 900, उसने बोला है कि क्यू में तीनों, यानी आईटी वाले भी, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तीनों की बात कर रहा है। टोटल विद्यार्थियों में संगीत, चित्रकला और क्रिकेट पसंद करने वाले को रेशियो दे रखा है 5:6:7। टोटल कितने थे 900, इनका रेशियो कितना है 5 6 7, रेशियो को टोटल जोड़ो 18, यानी 18 यूनिट बराबर है 900 के। ये भी टोटल है, रेशियो में ये टोटल है और टोटल ये 900 है। तो 18 यूनिट बराबर 900 हुआ, तो हमें 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट का मान निकाला,
900 में जितने का निकालना होता है उतने से गुणा करते हैं और जिसका वैल्यू दिया होता है उससे भाग करते हैं। ये मैं कई बार सिखा चुका हूँ, टेबल DI से सिखाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। रेशियो के बेसिक में भी सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको 2 से काटा, 9 से काटा 100, 9 दूनी 18, अब 2 से 100 को काट दिया, 50 आ गया। 50 के 5 से गुणा कर दिया, 5 पंजे 25, 250 आ गया, ठीक है। यानी म्यूजिक सीखने वाले 5 का मान आ गया 250, ठीक है ना, समझ गए। तो ये था आज का सेट दोस्तों हमारा। दोनों सेट बहुत अच्छे थे, समझ में आ गया। एंड मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि जब भी प्रॉफिट लॉस आए या भी जो भी अच्छा सेट हो उसे 3-4 बार करा करो, ठीक है। 3 बार तो मैं कर चुका हूँ इस सेट को, पहले करा था, अब कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं मतलब सुबह भी किया था, अभी रात में तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय 1:10 हो रहा है शायद, हाँ। तो देखो, मैं जब 3 बार कर रहा हूँ तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई इसमें अगर आप देखो काम चोरी करोगे आपका ही घाटा है। DI के साथ जितनी बार रिपीट करो, एक ही सेट को कई बार रिपीट करो ना, सीखने को मिलेगा आपको। हर बार आप नया सीखो, हर बार आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक टाइप के क्वेश्चन कई बार करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर अगली बार वो जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सोचोगे नहीं, फटाफट निकाल दोगे। समझ में आ गया ना। चलिए, तो आज का सेट ये था। एंड कल हम लोग लेके आएंगे बार ग्राफ DI। एंड कल मतलब है कि परसों, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो आप वीडियो कल देखोगे ना, ठीक है। कल हम लोग लेके आएंगे बार ग्राफ DI। एंड आज ये वीडियो अपलोड हो जब भी होगी उसके 2-3 घंटे बाद हम लोग अपलोड कर देंगे इनइक्वालिटी, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, उसका 1 शॉट, ठीक है। अब इनइक्वालिटी का जो 1 शॉट है उसका पार्ट 1 हम अपलोड कर देंगे, पार्ट 2 बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में ही वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो पार्ट 2 में अच्छा खासा, मतलब प्री लेवल में पार्ट 1 में करा दिया, जो मेंस लेवल है वो पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है, समझ गए। एंड इनक्वालिटी वाला देखने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखना अपना, ठीक है। आ जाएगा नोटिफिकेशन, देख लेना। और मैं गारंटी ले रहा हूँ जिसको इनक्वालिटी टॉपिक आता है उसको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, सच बता रहा हूँ। अगर ना सीखने को मिले तो आप मुझसे कहना कि भाई कुछ नया नहीं था। गारंटी से कह रहा हूँ, जिसको नहीं मतलब जिसको इनक्वालिटी टॉपिक आता है उसको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, गारंटी से। जाके देखना, अच्छा रिस्पॉन्स करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना उसको, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।